दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे बायो, और बायो में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दोस्तों आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंटों को कवर कर लिया है। अब जो बाकी बचे हुए पॉइंट हैं दोस्तों उसको हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके ऊपर के पॉइंट जो हैं उसको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके आगे के पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे ये पॉइंट पूछे गए हैं दोस्तों, और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, कह रहा है यहाँ से देखें, चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है दोस्तों महाधान, ठीक है, जिसको हम लोग सुपर राइस या गोल्डन राइस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए महाधान या सुपर राइस विकसित किया था, तो याद रखिए दोस्तों जीएस खुश ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि महाधान या सुपर राइस विकसित किया है दोस्तों, तो याद रखिए जीएस खुश ने। ठीक है, चलिए कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए कथन देखें, कह रहा है दोस्तों कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है दोस्तों कारण की स्त्रियों में 2x गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 2x गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से देखें कथन कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, फिर कारण कह रहा है कि स्त्रियों में 2x गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों यह बिल्कुल सही है कि स्त्रियों में 2 यानी कि x गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ए गलत है। ठीक है, यानी कि कथन दिया गया है कि मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है। जबकि कारण है कि स्त्रियों में 2x गुणसूत्र होते हैं, यह हमारा जो कारण दिया गया है यह सही है, लेकिन कथन बिल्कुल गलत है। तो आंसर मार्क करेंगे ए गलत है, परंतु आर सही है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए अगला देखें दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो याद रखें दोस्तों पुरुष जीन जो संगठन होता है वह है दोस्तों हमारा XY। ठीक है, पुरुष जीन संगठन क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों XY। ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है दोस्तों XY। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा जो है वह कह रहा है दोस्तों मनुष्य में जीन, कह रहा है मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों पुरुष का Y स्त्री का X। ठीक है, यानी कि पुरुष का Y क्रोमोसोम और स्त्री का X क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, फिर से देखें, मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है दोस्तों पुरुष का Y क्रोमोसोम और स्त्री का X क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक फिर से देखें, पुरुष जीन संगठन होता है दोस्तों, तो याद रखिए यह है हमारा XY। ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है वह है हमारा XY। ठीक है, फिर कह रहा है कि मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है दोस्तों हमारा पुरुष का Y और स्त्री का X। क्या है, मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है दोस्तों पुरुष का Y और स्त्री का X। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है एमिनियोसेंटेसिस। क्या है दोस्तों, कह रहा है एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो याद रखिए दोस्तों भ्रूण के लिंग को। क्या है दोस्तों, कह रहा है एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो याद रखिए दोस्तों भ्रूण के लिंग को। ठीक है, चलिए फिर देखिए, मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है दोस्तों पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, चलिए फिर देखिए, एमेनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है दोस्तों, तो याद रखिए भ्रूण के लिंग को। यह सभी पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। फिर कह रहा है कारण कि DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। क्या है, कह रहा है DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, कथन देखिए कि वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्या है, DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है दोस्तों। यहां देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है,
चलिए, कह रहा था कारण हमारा कि डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइकेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ आंसर देखिए क्या दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है अगला। कह रहा है दोस्तों, प्रायः समाचारों में आने वाला कैसनाइन प्रोटीन क्या है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद रखें कि प्रायः समाचारों में आने वाला कैसनाइन प्रोटीन क्या है। तो याद रखें दोस्तों, लक्ष्य साधित जीन संपादन क्या है, लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची, यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ठीक है, फिर देखिए कि प्रायः समाचारों में आने वाला कैसनाइन प्रोटीन है। तो याद रखिए लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि प्रायः समाचारों में आने वाला कैसनाइन प्रोटीन है। तो याद रखिए दोस्तों, लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टम निर्दिष्ट करता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टम निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला क्या है, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है, कह रहा है कि जैव सूचना बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। तो याद रखें दोस्तों, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। RNA अंतरक्षेप यानी कि दोस्तों RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या कह रहा है कि RNA अंतरक्षेप यानी कि RNA इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि RNA अंतरक्षेप। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्या दिया गया है यहाँ। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों RNA अंतरक्षेप यानी कि RNA इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है क्योंकि, ठीक है, तो इसका देखिए पहला पॉइंट है, यह जीन अनभिव्यक्तिकरण। क्या है दोस्तों, यह जीन अनभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, यह जीन अनभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसे ऐसे फसलों पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हों। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि RNA अंतरक्षेप यानी कि RNA इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है क्योंकि दोस्तों यह जीन अनभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। फिर दूसरा कह रहा है कि इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखिए कि RNA अंतरक्षेप यानी कि RNA इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है दोस्तों क्योंकि पहला पॉइंट है कि यह जीन अनभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हों। ठीक हो दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। देखें दोस्तों, कह रहा है मानव प्रजनन तकनीकी में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों, संतान में सूत्र कणिका संबंधी रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के विरोध हेतु। ठीक है, चलिए फिर से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक।
कह रहा है कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों, संतान में सूत्रकणिका संबंधी रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के विरोध हेतु। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग होता है। तो याद रखें दोस्तों, संतान में सूत्रकणिका संबंधी रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के विरोध हेतु। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग होता है। तो याद रखें, संतान में सूत्रकणिका संबंधी रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के विरोध हेतु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, यहां कह रहा है दोस्तों, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला पॉइंट देखिए, यहां क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों, अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, कह रहा है कि आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से सही कथन है। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है वही केवल सत्य है। फिर से देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, यहां देखें कि अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा सही है, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत है कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। यह पॉइंट हमारा गलत है। तो उपर्युक्त में से सही कथन है केवल दोस्तों एक। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों, दिया गया है कि रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया है दोस्तों अस्थि कोशिकाएं, तीसरा दिया गया है दोस्तों बाल रज्जु और चौथा दिया गया है लार या सलाइवा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दिया गया है रुधिर कोशिकाएं पहला, दूसरा दिया गया है दोस्तों अस्थि कोशिकाएं, तीसरा है बाल रज्जु, चौथा है दोस्तों लार या सलाइवा। ठीक है, पहला है रुधिर कोशिकाएं, दूसरा है दोस्तों अस्थि कोशिकाएं, तीसरा है दोस्तों बाल रज्जु और चौथा है दोस्तों लार या सलाइवा। ठीक है, कह रहा है कि अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से देखिए, दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, फिर दिया गया है दोस्तों अस्थि कोशिकाएं, फिर तीसरा दिया गया है दोस्तों बाल रज्जु और चौथा दिया गया है लार या सलाइवा। ठीक है, तो कह रहा है कि अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 चारों पॉइंट हमारे सही हैं, यानी कि अपराध की जांच में जो डीएनए परीक्षण हेतु नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं दोस्तों रुधिर कोशिकाएं भी हो सकती हैं, अस्थि कोशिकाएं भी हो सकती हैं, बाल रज्जु भी हो सकता है और हमारा लार या सलाइवा भी हो सकता है। ठीक है, तो अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं दोस्तों रुधिर कोशिकाएं भी, अस्थि कोशिकाएं भी, बाल रज्जु भी और लार या सलाइवा भी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें दोस्तों। कह रहा है जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। तो याद रखें दोस्तों डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न यह कि जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। तो याद रखें दोस्तों डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया तो डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने दोस्तों। ठीक है, जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया तो याद रखें दोस्तों डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों वह है आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे की पॉइंट की तरफ, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए।
चलिए देखिए दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक, ठीक है। कह रहा है दोस्तों डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया। क्या है दोस्तों, कह रहा है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया। कई बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखें वाटसन तथा क्रिक ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया, तो याद रखिए दोस्तों वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया, तो याद रखें दोस्तों वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था, तो याद रखें दोस्तों आर्थर कोर्नबर्ग ने, ठीक है। क्या है, डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था, तो याद रखिए दोस्तों आर्थर कोर्नबर्ग ने, ठीक है। फिर देखिए डीएनए को अंतःपात्र में बनाया, तो याद रखिए दोस्तों आर्थर कोर्नबर्ग ने, ठीक है। डीएनए को अंतःपात्र में बनाया तो आर्थर कोर्नबर्ग ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है, तो वह है दोस्तों आनुवांशिकी या हेरिडेटरी, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि जेनेटिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वह है दोस्तों आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वह है दोस्तों आनुवांशिकी, ठीक है, याद रखें। फिर देखें कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों बायोचिप में होता है। क्या है, बायोचिप में होता है, तो याद रखिए दोस्तों आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है तथा प्रोटीन भी होता है दोस्तों हमारा बायोचिप में, ठीक है। याद रखें दोस्तों बायोचिप में होता है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ठीक है। बायोचिप में होता है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जेनिको प्रौद्योगिकी है, यानी कि जेनिको टेक्नोलॉजी है, तो याद रखें दोस्तों जो जेनिको प्रौद्योगिकी है वह है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। क्या है दोस्तों, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है दोस्तों हमारी जेनिको प्रौद्योगिकी, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों जेनिको प्रौद्योगिकी है, तो याद रखें दोस्तों आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है हमारी जेनिको प्रौद्योगिकी, ठीक है दोस्तों। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है, तो याद रखें दोस्तों आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है दोस्तों हमारी जेनिको प्रौद्योगिकी, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है, तो याद रखें दोस्तों औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ठीक है दोस्तों। कह रहा है क्या है दोस्तों, फिर से देखें, कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है, तो याद रखिए दोस्तों औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ठीक है। फिर से देखें कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की श्रेणी में आता है, तो याद रखें दोस्तों औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है बायो मैग्निफिकेशन, कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों इसलिए याद रखिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, ठीक है। फिर से देखिए जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। क्या है, जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में ये सारे पॉइंट रिपीट किए गए हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि जीन विश्लेषण, फिर कह रहा है दोस्तों जीन प्रतिचित्रण, फिर कह रहा है दोस्तों जीन संबंधन, फिर कह रहा है दोस्तों जीन संश्लेषण में से जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है दोस्तों, तो वह है दोस्तों हमारी जीन प्रतिचित्रण, ठीक है दोस्तों। क्या है, जीन प्रतिचित्रण। फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों कि जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन एवं जीन संश्लेषण में से जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है, तो याद रखिए दोस्तों जीन प्रतिचित्रण की, ठीक है। क्या है, जीन प्रतिचित्रण की, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन एवं जीन संश्लेषण में से जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारी जीन प्रतिचित्रण की, ठीक है दोस्तों, जीन प्रतिचित्रण की। चलिए अगला देखिए, फिर से देखें कि जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन एवं जीन संश्लेषण में से जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है दोस्तों, तो याद रखिए जीन
चित्रण की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, सही कथन कह रहा है दोस्तों। तो सही कथन हम यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। क्या है, कह रहा है कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट यह है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ देखें। कह रहा दोस्तों कि जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। क्या है, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। ठीक है, और तीसरा देखें, कह रहा है दोस्तों कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। क्या है, जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, यह हमारा तीसरा पॉइंट है। फिर देखें, सही कथन पहला है दोस्तों कि जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। क्या है, जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है दोस्तों। दूसरा देखिए कि जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। क्या है, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा पॉइंट है कि जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। क्या है, जैव परत यानी कि बायोफिल्म प्रतिजैविक प्रतिरोध दोस्तों दर्शा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है हमारा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली। ठीक है दोस्तों, फिर से देखें, कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें जैव सेल प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं यानी कि, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है हमारा क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली करने के संदर्भ में हमारी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात होती है दोस्तों। ठीक है, फिर देखें कि वह स्थिति जिसमें जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली के संदर्भ में। ठीक है, फिर देखें, वह स्थिति जिसमें जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली के संदर्भ में हमारी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है कि उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। और चौथा कह रहा है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। फिर कह रहा है कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है, तो याद रखें दोस्तों, वह है हमारा केवल 1, 2 और 4, यानी कि दोस्तों सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। ठीक है, फिर है उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, और चौथा है हमारा उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यह हमारा सही नहीं है। फिर देखिए कि पहला कह रहा है कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, और चौथा कह रहा है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ठीक है, तो यह जो 1, 2 और 4 पॉइंट दिए गए हैं ये हमारे सही हैं, जबकि तीसरा पॉइंट है कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है, तो इसमें सही पॉइंट होगा केवल 1, 2 और 4। फिर देखिए, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है, तो वह है दोस्तों सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। जबकि तीसरा पॉइंट है कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे की पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है कि जीवाणु भोजियों के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, जीवाणु भोजियों के संदर्भ में सही कथन है। तो याद रखिए दोस्तों, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट याद रखिए कि जो जीवाणु भोजी होते हैं वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, कह रहा है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है
कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। क्या है? जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिए जीवाणु भोजियों के संदर्भ में जो सही कथन है वह पहला है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। क्या है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। और दूसरा पॉइंट कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग कर, क्या है? यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग कर ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को हम कहेंगे दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग कर ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को हम कहेंगे दोस्तों, तो याद रखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, कह रहा है यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग कर ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को हम कहेंगे दोस्तों आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कथन कह रहा है दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है दोस्तों कि बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान यानी कि पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी स्थापित करने में दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है दोस्तों। हमारा कथन कह रहा है दोस्तों, फिर से सुने कि कथन कह रहा है दोस्तों बलात्कार एवं हमलों के मामले में, ठीक है, बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान यानी कि पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी स्थापित करने में दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है दोस्तों। ठीक है, कथन हमारा कह रहा है, फिर से सुने कि बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान यानी कि पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। ठीक है, अब कारण देखेंगे दोस्तों हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, सारे पॉइंटों को देखते रहिए दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट को हम देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कथन हम लोगों ने देख लिया है, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कारण। ठीक है, कारण देखिए क्या कह रहा है। कारण कह रहा है दोस्तों डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, फिर कह रहा है दोस्तों लार, फिर कह रहा है दोस्तों शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य जो हैं वह हैं हमारे दोस्तों पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है हमारी कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, हम देखेंगे क्या कह रहा है। अगला हमारा पॉइंट है, कह रहा है दोस्तों शिशु का पितृत्व यानी कि पैटर्निटी स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो याद रखें दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम लोग कर सकते हैं दोस्तों हमारे शिशु का पितृत्व यानी कि पैटर्निटी स्थापित करने के लिए दोस्तों हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। फिर से देखें कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्या है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो याद रखिए दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो याद रखिए दोस्तों डीएनए बहुरूपता। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो याद रखिए दोस्तों डीएनए बहुरूपता। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है दोस्तों, तो याद रखिए डीएनए बहुरूपता। ठीक है दोस्तों, याद रखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो याद रखें दोस्तों डीएनए बहुरूपता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है तो डीएनए बहुरूपता। चलिए अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि पैतृकता यानी कि पैटर्निटी सिद्ध करने के लिए सहायक है, तो याद रखिए दोस्तों डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है, तो याद रखें दोस्तों डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है तो डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, क्या है? मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वह है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छाप। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए
कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वह है दोस्तों हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखें। फिर कह रहा है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वह है दोस्तों हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, यहां देखिए क्या कह रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ष 1983 में क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ष 1983 में। ठीक है, फिर से देखें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ष 1983 में। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। तो याद रखिए दोस्तों, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में। क्या है, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में। ठीक है, पहला पॉइंट है। फिर दूसरा है दोस्तों पैतृक विवाद में। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। ठीक है दोस्तों, फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। तो याद रखिए दोस्तों, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में। क्या है, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में। दूसरा है दोस्तों हमारा पैतृक विवाद में, और तीसरा है दोस्तों संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। ठीक है, फिर देखें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। तो याद रखिए, न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, दूसरा है पैतृक विवाद में, और तीसरा है दोस्तों संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए कथन और कारण दोस्तों। ठीक है, यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। हम लोग पीछे भी इस प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, फिर से देखिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है दोस्तों। फिर कह रहा है कारण हमारा, कारण कह रहा है कि डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। तो कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। फिर देखिए, कथन कह रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। तो याद रखिए, कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें। चलिए दोस्तों, कह रहा है यहां कि परितारिका क्रम वीक्षण। क्या है दोस्तों, परितारिका क्रम वीक्षण। फिर कह रहा है दोस्तों दृष्टिपटल क्रम वीक्षण। फिर कह रहा है दोस्तों वाक अभिज्ञान। कह रहा है किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा उपरोक्त में से कौन सा से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है परितारिका क्रम वीक्षण। फिर कह रहा है दोस्तों दृष्टिपटल क्रम वीक्षण। फिर कह रहा है दोस्तों वाक अभिज्ञान। ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा उपरोक्त में से कौन सा से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों 1, 2 एवं 3 तीनों पॉइंट हमारे, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु दोस्तों हम लोग अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा परितारिका क्रम वीक्षण भी, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण भी और वाक अभिज्ञान भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यदि बात करें कि किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा उपरोक्त में से कौन सा से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं, तो याद रखिए परितारिका परीक्षण भी। ठीक है दोस्तों, फिर है दृष्टिपटल क्रम वीक्षण भी, फिर है दोस्तों वाक अभिज्ञान भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें आगे हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो याद रखिए हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है दोस्तों, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो याद रखिए हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने या डेवलप करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो याद रखें दोस्तों फ्लोरोसेंट पाउडर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक
फिर कह रहा है दोस्तों खाने योग्य टीकों, फिर कह रहा है दोस्तों क्लोनीकृत जंतुओं, फिर कह रहा है दोस्तों ट्रांसजीनी फसलों के उत्पादन में कह रहा है दोस्तों ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैव निम्नीकरण या प्लास्टिक, खाने योग्य टीकों, क्लोनीकृत जंतुओं और ट्रांसजीनी फसलों के उत्पादन में से ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। ठीक है, फिर देखिए कि जैव निम्नीकरण या प्लास्टिक, खाने योग्य टीकों, क्लोनीकृत जंतुओं और ट्रांसजीनी फसलों के उत्पादन में ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो याद रखिए दोस्तों उत्परिवर्तन। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा उत्परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो याद रखिए दोस्तों उत्परिवर्तन। क्या है, सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो वह है दोस्तों हमारा उत्परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे की हमारे पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या है दोस्तों, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें कि जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है वह कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। क्या है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। क्या है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है दोस्तों उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखें क्या है। कह रहा है दोस्तों कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है दोस्तों बहुप्रभाविता। क्या है दोस्तों, फिर देखें, कह रहा है कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है दोस्तों बहुप्रभाविता। ठीक है, फिर देखें कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है दोस्तों बहुप्रभाविता। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। जीन चिकित्सा के बारे में कह रहा है कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु, क्या है, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कह रहा है दोस्तों कि कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है दोस्तों, याद रखें पहला पॉइंट। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ दूसरा पॉइंट कि त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। क्या है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। क्या है, पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। फिर देखिए कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। पहला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। क्या है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। फिर तीसरा है कि पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को ही सही जीन से बदला जाता है। ठीक है, एक बार और देख लें कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। क्या है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। और तीसरा कह रहा है कि पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को ही सही जीन से बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जो हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो है वह बायो यानी कि जीव विज्ञान जो हमारा घटना चक्र जीएस पॉइंटर सीरीज है उसके तहत यह हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो बायो है वह घटना चक्र जीएस पॉइंटर से पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक देखते रहें। यह है हमारा बायो का लास्ट टॉपिक जो है दोस्तों हमारा विविध। ठीक है दोस्तों, विविध यानी कि मिसलेनियस। ठीक है, इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते रहें। ठीक है, यह सारे दोस्तों पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, जिसको यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, और आगे की परीक्षाएं जो आगामी लगी हुई हैं उनमें भी प्रश्न दोस्तों रिपीट करते हैं, इसलिए सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारे दोस्तों जितनी भी घटना चक्र हैं उनका एक क्रिस फॉर्म है दोस्तों, जिसमें
वन लाइनर रूप में सारे पॉइंट हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो जो दोस्त कम समय में पूरी घटना चक्र को कवर करना चाहते हैं वह दोस्तों इन जो वन लाइनर फॉर्म में ये प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से हमारी पूरी घटना चक्र को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी घटना चक्रों का ये सार दिया गया है यहाँ पे, इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों घटना चक्र जो है वह एक ऑथेंटिक किताब है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट को देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमारा बायो का लास्ट टॉपिक है जो कि है हमारा दोस्तों विविध या मिसलेनियस। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखें। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। चलिए देखें दोस्तों, कह रहा है सही सुमेलन है। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों अलवणीकरण। ठीक है, तो अलवणीकरण हम लोग करते हैं दोस्तों समुद्री जल का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अलवणीकरण, तो अलवणीकरण हम लोग करते हैं दोस्तों समुद्री जल का। फिर कह रहा है दोस्तों प्रतिलोम परासरण। ठीक है, प्रतिलोम परासरण यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। ठीक है, प्रतिलोम परासरण तो हम लोग करते हैं दोस्तों पेयजल का। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों विकृतीकरण, तो विकृतीकरण हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन से। ठीक है, कह रहा है विकृतीकरण तो सुमेल हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रोटीन से। फिर है दोस्तों हमारा पाश्चुरीकरण, तो याद रखिए दोस्तों यह हो जाएगा हमारा दूध से। ठीक है, पाश्चुरीकरण यह हो जाएगा दोस्तों हमारा दूध से। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों सही सुमेलित है, तो यहां देखिए दोस्तों अलवणीकरण यह हो जाएगा दोस्तों हमारा समुद्री जल से। क्या है, अलवणीकरण हो जाएगा दोस्तों हमारा समुद्री जल से। ठीक है, कह रहा दोस्तों प्रतिलोम परासरण जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है दोस्तों, कहेंगे प्रतिलोम परासरण जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, तो हम लोग करते हैं दोस्तों पेयजल का। ठीक है, विकृतीकरण हम लोग करते हैं दोस्तों प्रोटीन का। क्या है, विकृतीकरण हम लोग करेंगे प्रोटीन का, और पाश्चुरीकरण हमारा हो जाएगा दूध का। फिर से देखिए अलवणीकरण हमारा संबंधित हो जाएगा दोस्तों समुद्री जल से, प्रतिलोम परासरण हो जाएगा दोस्तों हमारा पेयजल से, और विकृतीकरण हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन से, और पाश्चुरीकरण हो जाएगा दोस्तों हमारा दूध से। ठीक है, फिर देखें लवणीकरण हो जाएगा दोस्तों हमारा समुद्री जल से, प्रतिलोम परासरण हो जाएगा दोस्तों पेयजल से, विकृतीकरण हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन से, और पाश्चुरीकरण हो जाएगा दोस्तों हमारा दूध से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, कह रहा है दोस्तों मायोग्लोबिन में होता है, तो याद रखिए दोस्तों आयरन या लोहा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मायोग्लोबिन में होता है, तो याद रखिए दोस्तों मायोग्लोबिन में होता है दोस्तों आयरन या लोहा। ठीक है दोस्तों, मायोग्लोबिन में होता है आयरन या लोहा। ठीक है दोस्तों, याद रखें मायोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए आयरन या लोहा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या हमारा कह रहा है। कह रहा है दोस्तों डिंगो, फिर कह रहा है दोस्तों एलेसेंसियन। क्या है दोस्तों, कह रहा है डिंगो, फिर कह रहा है दोस्तों एलेसेंसियन, फिर कह रहा है दोस्तों डाल्मेशियन, फिर कह रहा है दोस्तों लेब्राडोर। श्वान उपजातियों में से भौंकने में असमर्थ है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा डिंगो। ठीक है दोस्तों, यह सब कुत्ते की प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों डिंगो, फिर कह रहा है दोस्तों एलेसेंसियन, फिर कह रहा है दोस्तों डाल्मेशियन, फिर कह रहा है दोस्तों लेब्राडोर। श्वान उपजातियों में से भौंकने में असमर्थ है, तो याद रखिए दोस्तों डिंगो जो है दोस्तों वह हमारा भौंकने में असमर्थ है। फिर देखिए डिंगो, फिर कह रहा है दोस्तों एल्सेशियन, फिर कह रहा है दोस्तों डाल्मेशियन, फिर कह रहा है देखिए यहाँ डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मेशियन तथा लेब्राडोर श्वान उपजातियों में से भौंकने में असमर्थ है दोस्तों, तो याद रखें वह है हमारा डिंगो। ठीक है दोस्तों, चलिए पूछा गया प्रश्न है, याद रखें दोस्तों, कह रहा है कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, तो एड्स हेतु जागरूकता का। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जो रेड रिबन एक्सप्रेस है चलता फिरता दृश्य साधन है दोस्तों, तो याद रखिए एड्स हेतु जागरूकता का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, तो याद रखिए दोस्तों एड्स हेतु जागरूकता का। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, तो एड्स हेतु जागरूकता का जो हमारा संबंधित है, रेड रिबन एक्सप्रेस हमारी संबंधित है दोस्तों एड्स हेतु जागरूकता से। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें यहां कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर यानी कि पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, कई बार रिपीटेड प्रश्न है यह कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर यानी कि दोस्तों पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है, तो याद रखिए प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों। ठीक है, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों हमारा जो डॉक्टरों द्वारा
मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप। यह कार्य करता है हमारा प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर यानी कि पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है दोस्तों, तो याद रखिए प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी। ठीक है, यानी कि परिकलित टोमोग्राफी क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा सीटी स्कैन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिए दोस्तों हम लोग लाते हैं प्रयोग में एक्स किरण। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कह रहा है दोस्तों मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी, यानी कि यहाँ सिटी स्कैन की बात कर रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं, के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिए दोस्तों एक्स किरण। ठीक है, चलिए फिर देखिए कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी, यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम लोग सिटी स्कैन भी कहते हैं, के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिए दोस्तों हमारी एक्स किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक याद रखें कि भारत में जो हमारा मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है दोस्तों, तो वह संबंधित है दोस्तों हमारा बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है दोस्तों, याद रखें कि भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो याद रखें बच्चों के टीकाकरण से दोस्तों। ठीक है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे दोस्तों एमएसजी। ठीक है, कह रहा है भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों स्वाद बढ़ाने में और भोजन को सुरक्षित रखने में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों भोजन के स्वाद को बढ़ाने में और भोजन को सुरक्षित रखने में। ठीक है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, तो स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जुलाई 2004 की बात है। कह रहा है जुलाई 2004 में दोस्तों एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो याद रखें दोस्तों बैंकॉक में। ठीक है, फिर देखें कि जुलाई 2004 में एचआईवी या एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। चले दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों कि प्रतिवर्ष हम लोग 1 दिसंबर को आयोजित करते हैं, वह है दोस्तों हमारा विश्व एड्स दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखें आप लोग कि प्रतिवर्ष दिसंबर 1 को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें क्या कह रहा है दोस्तों हमारा अल्जाइमर रोग दिवस। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों विश्व तपेदिक दिवस, और फिर कह रहा है दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस, और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा विश्व एड्स दिवस। कह रहा है वह सही क्रम जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिए सबसे पहले हमारा मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका क्रम होगा दोस्तों 3, फिर होगा दोस्तों 2, फिर होगा दोस्तों 1 और 4, यानी कि जो सबसे पहले आयोजित किया दोस्तों, सबसे पहले आयोजित किया जाता है वह है दोस्तों हमारा आयोजित किया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस सबसे पहले दोस्तों आयोजित किया जाता है, फिर आयोजित किया जाता है दोस्तों विश्व तपेदिक दिवस, फिर आयोजित किया जाता है अल्जाइमर रोग दिवस, और लास्ट में आयोजित किया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक याद रखें। सबसे पहले दोस्तों आयोजित किया जाता है वह है दोस्तों हमारा कुष्ठ निवारण दिवस। क्या है, सबसे पहले आयोजित किया जाता है दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस, फिर आयोजित किया जाता है दोस्तों विश्व तपेदिक दिवस, और फिर आयोजित किया जाता है अल्जाइमर रोग दिवस, और फिर आयोजित किया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि वह सही क्रम जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले मनाया जाता है दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस, फिर मनाया जाता है दोस्तों विश्व तपेदिक दिवस, फिर मनाया जाता है दोस्तों अल्जाइमर रोग दिवस, और फिर मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। ठीक है, याद रखें कुष्ठ निवारण दिवस सबसे पहले आयोजित किया जाता है, फिर है विश्व तपेदिक दिवस, फिर है दोस्तों अल्जाइमर रोग दिवस, और लास्ट में है हमारा विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वह है 3, 2, 1 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक यहाँ आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। ठीक है, देखते रहें यहाँ पे।
चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक हम लोग का चल रहा है बायो के तहत विविध यानी कि मिसलेनियस, जो कि हमारा बायो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों यहाँ हम लोगों ने सीरीज देख लिया है 3, 2, 1 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों फेरोमोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों कीटों में यानी कि इंसेक्ट्स में। ठीक है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिए कीटों में यानी कि इंसेक्ट्स में। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा कीटों में यानी कि इंसेक्ट्स में हमारे फेरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखें। फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि फेरोमोन्स सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फेरोमोन्स जो है वह सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों कीटों द्वारा। ठीक है, एक कीट द्वारा दूसरे कीट को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए एक कीट के द्वारा दूसरे कीट को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए कीटों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न, ध्यानपूर्वक रखें, ध्यान रखें। कह रहा दोस्तों लेमिनेरिया, फिर कह रहा दोस्तों पॉलीसाइफोनिया, फिर कह रहा दोस्तों कारा, तथा कह रहा दोस्तों स्पाइरोगायरा में से वह जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो याद रखिए दोस्तों लेमिनेरिया। ठीक है दोस्तों, लेमिनेरिया। ठीक है, याद रखें फिर लेमिनेरिया, फिर कह रहा दोस्तों पॉलीसाइफोनिया, फिर कह रहा दोस्तों कारा तथा स्पाइरोगायरा में से वह जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों लेमिनेरिया से। ठीक है, फिर देखें लेमिनेरिया, फिर दोस्तों कह रहा है कि पॉलीसाइफोनिया, फिर कह रहा है दोस्तों कारा तथा स्पाइरोगायरा में से वह जिससे आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों, तो याद रखिए लेमिनेरिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों लौह, ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों विटामिन ए, फिर कह रहा दोस्तों फ्लोरीन, फिर कह रहा दोस्तों आयोडीन में से वह पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा आयोडीन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखें। कह रहा है कि लौह, ठीक है, यहाँ देखें लौह यानी कि आयरन, फिर दोस्तों कह रहा है विटामिन ए, फिर कह रहा दोस्तों फ्लोरीन, फिर कह रहा दोस्तों आयोडीन में से वे पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों आयोडीन। ठीक है, फिर देखें कि लौह, विटामिन ए, फ्लोरीन और आयोडीन में से वह पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा आयोडीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब जितने भी पॉइंट है दोस्तों सुमेलित वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, सही सुमेलन है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें यहाँ, चलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत बार दोस्तों परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि बात करें दोस्तों हम एसिटिक एसिड की, ठीक है, तो एसिटिक एसिड किसमें पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें, एसिटिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों हमारा सिरका में। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों सिरका में, याद रखें एसिटिक एसिड पाया जाएगा सिरका में। ठीक है, बात करें दोस्तों लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों हमारा दूध में। ठीक है, बात करें लैक्टिक एसिड की, तो यह पाया जाएगा दोस्तों हमारा दूध में। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों मक्खन में। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों मक्खन में, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों मक्खन में। ठीक है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों नींबू में। क्या है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, याद रखें नींबू में, साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखें सोडा वाटर में, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखें सोडा वाटर में। ठीक है, फार्मिक एसिड बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखें दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है हमारा लाल चींटी में। ठीक है, फार्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटी में। ठीक है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों अंगूर का रस। ठीक है, कह रहा दोस्तों टार्टरिक एसिड, तो याद रखिए टार्टरिक एसिड पाया जाता है दोस्तों अंगूर का रस। ठीक है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर का रस। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ठीक है, याद रखिए एसिटिक एसिड पाया जाता है दोस्तों सिरका में। क्या है, एसिटिक एसिड पाया जाता है दोस्तों सिरका में। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। लैक्टिक एसिड की बात करें दोस्तों तो पाया जाता है दूध में। क्या है, लैक्टिक एसिड की बात करें दोस्तों तो पाया जाता है दूध में। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों दूध में। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा मक्खन में। क्या है, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों मक्खन में, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों मक्खन में। साइट्रिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों नींबू में। कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा दोस्तों सोडा वाटर में। फार्मिक एसिड पाया जाएगा लाल चींटी में और टार्टेरिक एसिड पाया जाएगा अंगूर के रस में दोस्तों। फिर देखिए कि एसिटिक अम्ल पाया जाएगा दोस्तों सिरका में, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा दूध में, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों मक्खन में, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा नींबू में, कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा सोडा वाटर में, फार्मिक एसिड पाया जाएगा लाल चींटी में, टार्टेरिक एसिड पाया जाएगा अंगूर के रस में। ठीक है, फिर देखिए एसिटिक एसिड पाया जाएगा सिरका में, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा दूध में, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों मक्खन में, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों नींबू में, कार्बोनिक
कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा सोडा वाटर में, फार्मिक एसिड लाल चींटी में और टार्टरिक एसिड अंगूर का रस। एक बार फिर से देखें, एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक एसिड दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फार्मिक एसिड लाल चींटी में और टार्टरिक एसिड पाया जाएगा दोस्तों अंगूर के रस में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे हम क्या दिया गया है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशिका क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है सही सुमेलन है, ठीक है, यहां भी सही सुमेल कराया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों हड्डियों में उपस्थित यौगिक है तो याद रखिए दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कह रहा है हड्डियों में उपस्थित यौगिक है तो याद रखें दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों फलों का पकना तो याद रखिए दोस्तों एथिलीन की वजह से फलों का पकना, यह हमारा सही सुमेल होगा, फलों का पकना एथिलीन। फिर कह रहा है दूध का खट्टा होना तो याद रखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा लैक्टिक एसिड के कारण दूध दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, अगला देखें दोस्तों अमाशय रस में उपस्थिति अम्ल तो याद रखिए दोस्तों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कि हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो याद रखें दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो याद रखें दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो याद रखें दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। फलों का पकना है दोस्तों तो याद रखिए एथिलीन, फलों का पकना है दोस्तों एथिलीन। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल याद रखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर देखिए हड्डियों में उपस्थित यौगिक है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट, फलों का पकना एथिलीन, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, अमाशय रस में उपस्थिति अम्ल वह है दोस्तों हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर देखिए हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, फलों का पकना एथिलीन, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। ठीक है, फिर देखें हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, फलों का पकना एथिलीन, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, चलिए देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सही सुमेलन करा रहा है दोस्तों। फिर देखेंगे, कह रहा है दोस्तों त्वचा कैंसर तो हमारा जो स्किन कैंसर होता है दोस्तों वह होता है यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से यानी कि परावैंगनिक प्रकाश से। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी रक्षा करता है जो हमारी ओजोन परत है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों त्वचा कैंसर होता है दोस्तों हमारा परावैंगनिक प्रकाश से। क्या है दोस्तों, त्वचा कैंसर होता है दोस्तों हमारा परावैंगनिक प्रकाश से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हमारा हो जाएगा दोस्तों डेसिबल से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हम लोग मापते हैं दोस्तों डेसिबल से। ठीक है, चलिए वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र ठीक है यह हो जाएगा दोस्तों हमारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखिए त्वचा कैंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा हमारा परावैंगनिक प्रकाश से यानी कि यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है दोस्तों, कह रहा है त्वचा कैंसर परावैंगनिक प्रकाश। क्या है दोस्तों, त्वचा कैंसर परावैंगनिक प्रकाश। ठीक है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फिर देखिए दोस्तों त्वचा कैंसर की बात करें यानी कि स्किन कैंसर तो यह होता है दोस्तों हमारा परावैंगनिक प्रकाश से, ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन होता है दोस्तों हमारा डेसिबल, और वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा दोस्तों हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र हो जाएगा दोस्तों यानी कि ओजोन छिद्र हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, ओजोन छिद्र हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगला सही सुमेलन करा रहा है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों क्या कराया जा रहा है यहाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए यहाँ देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। चलिए कह रहा दोस्तों बात करें लैक्टोबैसिलस की। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस हमारा दही बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस हमारा प्रयोग होता है दही बनाने में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है दोस्तों दही बनाने में। ठीक है, राइजोबियम तो याद रखें दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, राइजोबियम का उपयोग होता है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट तो ईस्ट की बात करें दोस्तों तो यह उपयोग होता है हमारा एल्कोहल उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट का उपयोग होता है एल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस का उपयोग होता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल बनाने में। ठीक है, एस्परजिलस का उपयोग होता है दोस्तों यानी कि सिट्रिक अम्ल बनाने में, और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए सिट्रिक अम्ल हमारा पाया जाता है नींबू में। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों लैक्टोबैसिलस तो याद रखिए दोस्तों दही बनाने में। क्या है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है दही बनाने में। राइजोबियम का उपयोग होता है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। क्या है दोस्तों, राइजोबियम का उपयोग होता है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, फिर देखिए लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है दही बनाने में, राइजोबियम का उपयोग होता है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। क्या है, राइजोबियम का उपयोग होता है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दोस्तों। फिर है ईस्ट, तो ईस्ट का उपयोग होता है दोस्तों एल्कोहल उत्पादन में। क्या है,
ईस्ट का उपयोग होता है दोस्तों अल्कोहल उत्पादन में, और दोस्तों एस्परजिलस का उपयोग होता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल बनाने में। क्या है? एस्परजिलस का उपयोग होता है सिट्रिक अम्ल बनाने में दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर देखिए कि लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है दोस्तों दही बनाने में। लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है दही बनाने में। राइजोबियम का उपयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। राइजोबियम का उपयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट का उपयोग होता है दोस्तों अल्कोहल उत्पादन में। ईस्ट का उपयोग होता है दोस्तों अल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस का उपयोग होता है सिट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। फिर देखें, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है दोस्तों दही बनाने में। राइजोबियम का उपयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस का उपयोग होता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग हम करेंगे दही बनाने में। राइजोबियम का उपयोग करेंगे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट का उपयोग करेंगे अल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस का उपयोग करेंगे दोस्तों सिट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें, कह रहा है दोस्तों बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है तो जैविक कीटनाशक के रूप में। क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है तो याद रखें जैविक कीटनाशक के रूप में, ठीक है। बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है तो जैविक कीटनाशक के रूप में। अगला देखें, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है तो वह है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक याद रखें कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया। फिर देखें, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है दोस्तों हमारा बैक्टीरिया। फिर देखें, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है हमारा बैक्टीरिया। अगला देखें, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है हमारा सैक्रोमाइसीज। क्या है? एक जीव जो ताड़ी की किण्वन में शामिल है वह है सैक्रोमाइसीज। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है हमारा सैक्रोमाइसीज, ठीक है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है हमारा सैक्रोमाइसीज। फिर देखें, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है हमारा बैक्टीरिया। फिर देखें, यहाँ एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है दोस्तों हमारा सैक्रोमाइसीज। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है दोस्तों हमारा सैक्रोमाइसीज। फिर से देखें, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है दोस्तों हमारा सैक्रोमाइसीज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों। और ये घटना चक्र की बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है दोस्तों, इसलिए ये जो सारे प्रश्न हैं इसको बार बार आप लोग हल कर लें दोस्तों। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों, ठीक है। घटना चक्र की सारी पुस्तकें दोस्तों ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है, जिससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बार बार रिपीट किए भी जाते हैं दोस्तों इन पुस्तकों से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।